Hello, welcome back to Perfection IAS. Myself Lokesh. So we have come up with a new series in the international relations. जो major conflicts हैं, Israel Palestine, China Taiwan issue, अजरबैजान अर्मेनिया इशू, रशिया यूक्रेन. तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो अपन ने पढ़ा है मेजर इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल बाइलेटरल ग्रुपिंग्स हैं, G20, बिम्स्टेक, एशियान, ये सब हमने पढ़ लिया. वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, राइट. अब हम एक नया सीरीज़ लेके आए हैं जिसके अंदर 6 से 7 ये दिन का चलेगा, जिसके अंदर जो मेजर वर्ल्ड में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, इजराइल पैलेस्तीन हो गया, चाइना ताइवान हो गया, जो भी हैं, इंडिया का इशू हो गया चाइना के साथ, तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हम पढ़ेंगे. स्टार्ट हम करेंगे आज चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है. उसका इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, यूएस का क्या इम्पैक्ट है, उसमें यूएस का क्या रोल है और क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, राइट. एंड द बेसिक मोटो for launching this series is we want to convey you or we want to like teach you in the basic detail. तो आज हम सिर्फ ऊपर से नहीं, ताइवान का पूरा हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे ताइवान सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, राइट. तो विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द ताइवान. ओके, दिस इज 9 डैश लाइन, ये ताइवान स्ट्रेट हो गया. दिस इज ताइवान स्ट्रेट. और ताइवान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी में. इंडो पैसिफिक में जितना भी ट्रेड होता है तो उसमें ताइवान का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ताइवान पे अगर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल दूसरी यूएस का भी रहा, इंडिया का भी रहा, तो इस एरिया में हमारे लिए ट्रेड करने में बहुत आसानी होगी. और ताइवान के ऊपर अगर पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अगर चाइना का हो गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस ऑल्सो टू हैव द ट्रेड इन द साउथ चाइना सी, राइट. तो चाइना की पॉपुलेशन इज 1.3 बिलियन, ताइवान की पॉपुलेशन इज 23 मिलियन, इनका 1.3 बिलियन, इनका करेंसी हो गया युआन, रेनिंबी. एक चाइनीज युआन इज इक्वल्स टू लगभग 11 रुपए के 11 रुपए के आसपास. और ताइवान की जो करेंसी है वो न्यू ताइवान डॉलर है. एक ताइवान डॉलर इज इक्वल्स टू लगभग 2.5 रुपए के आसपास, 2.5 इंडियन रुपीस. डॉलर का भी नाम खराब कर रखा है इन्होंने, नहीं, 2 रुपए का 1 डॉलर है. So we'll start with the background. The first known settlers in the Taiwan were the Austro-Asian tribal people who were thought to have come from the modern day South China, right. फिर उसके बाद the island was first mentioned in the Chinese record in 239 CE and an emperor sent to expeditionary force to explore the area. मतलब जो फर्स्ट नोन सेटलर्स थे ताइवान के अंदर वो ऑस्ट्रो एशियन ट्राइबल पीपल थे जो मॉडर्न डे साउथ चाइना से आए थे, मॉडर्न डे साउथ चाइना से आए थे. गॉट माई पॉइंट. फिर उसके बाद मेंशन, और ताइवान का जिक्र जो है वो 239 BC जो रिकॉर्ड्स हैं चाइना के, उनके अंदर भी है. एक एम्परर को भेजा था ताकि ट्रेड, जैसे यूरोपियंस ने ट्रेड के लिए भेजा था, एक्सपीडिशन के लिए भेजा था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आके इंडिया में सेटअप हो गई और 200 साल का कॉलोनियल रूल हुआ. तो इसी तरीके से ताइवान के ऊपर भी जापान का राज था एक वक्त, फिर चाइना का है. तो विल रीड द एंटायर हिस्ट्री. फिर इट वॉज अंडर द डच कंट्रोल 1624 टू 1661. ताइवान जो है 1624 से लेके 1661 तक डच के अंडर में था. डच वॉज द इट यू कैन से ताइवान वॉज अ कॉलोनी ऑफ डच. Then the Taiwan was administered by China's Qing dynasty. अच्छा, जो एक सबसे ज़्यादा अब आपको मैं बताऊंगा कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे चाइना के अंदर और ताइवान के अंदर. सब चाइनीज 70% ऑफ द चाइना और 100% ऑफ ताइवान, ये दोनों एक लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मैंडेरियन. दिस इज कॉल्ड, मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना चाइनीज, जैसे बोलते हैं कि चाइना के लोग चाइनीज बोलते हैं, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड मैंडेरियन. 70% चाइना के लोग मैंडेरियन में बात करते हैं
और ताइवान में सिर्फ और सिर्फ मंडेरियन चलती है। गॉट माय पॉइंट। तो ताइवान को एडमिनिस्टर किया चाइना की क्विंग डायनेस्टी ने 1683 से, यानी कि डच के बाद में चाइनीज डायनेस्टी आ गई वहां पे 1683 टू 1895, लगभग 200 साल। फिर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक ग्रुप्स ऑन द आइलैंड नाउ आर हक्का चाइनीज हु फ्लीड टू द मेनलैंड इन द 17th सेंचुरी। मतलब हक्का डायनेस्टी के लोग आ गए थे यहाँ पे जो साउथ चाइना से आए थे और यहाँ पे आके अपनी डायनेस्टी को जिन्होंने सेटअप किया। और जो क्विंग डायनेस्टी थी उसने सरेंडर किया ताइवान टू जापान इन 1895। तो आप देखो, पहले डच आए, फिर चाइनीज आए और फिर जापानीज आए, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर, ठीक है। जब चाइना हार गया जापान के साथ फर्स्ट साइनो जापान वॉर में, उसके बाद चाइना ने सरेंडर कर दिया इन लोगों को। फिर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान सरेंडर। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब जापान हार गया और चाइना वाज द मतलब जापान, यूके, ये जितने भी थे, दीज वर द लूजर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड चाइना वाज द इंडिया, दीज वर द इमर्जिंग प्लेयर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो देन चाइना हैज टेकन द टेरिटरी अगेन बैक एंड द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, ये याद रखना ये वर्ड ROC, ये आगे समझने के लिए बहुत काम में आएगा। ROC, the Republic of China, ROC, which was one of the main victors of the war, began ruling in Taiwan with the consent of its ally US and UK। अब उसके बाद में जब जापानीज लोग हार गए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ राज करने लग गया था विद द कंसेंट ऑफ UK एंड US। तो आपने देखा ये ताइवान है, ताइवान की करेंसी आपको बता दी मैंने, लैंग्वेज आपको मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ताइवान ऑस्ट्रो एशियन पीपल थे जो साउथ चाइना सी से साउदर्न चाइना के जो लोग थे वो एक्सपीडिएट ट्रैवल करते हुए आए थे ट्रेड करने के लिए, फिर बाद में यहाँ आके बस गए और अपनी टेरिटरी बना ली। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया डच का कंट्रोल था 1624 से लेके 1661 के में। फिर ताइवान के ऊपर चाइना की क्विंग डायनेस्टी आई 1683 से लेके 1895 तक। उसके बाद वर्ल्ड वॉर, ये अपना फर्स्ट साइनो जापानीज वॉर हुआ 1895 में, दोबारा कंट्रोल ले लिया जापान ने। फिर 1895 से लेके 1945 तक जो है जापान रहा, और फिर अगेन ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर 1945 पे अगेन ROC बन गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना ने UK और US के कंसेंट से वापस यहां अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। During the civil war in China, Mao Zedong Community Army took the region of mainland by defeating Kuomintang KMT. The remnants of the KMT governance and their support fled to Taiwan in 1949. Mao Zedong एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है। उनकी आर्मी ने क्या मेनलैंड को डिफीट करके कुआंगतांग अपना एक अलग वो बना दिया रीजन, और जो रिमेन्स थे KMT गवर्नमेंट को एंड देयर सपोर्ट फ्लेड टू ताइवान। यहाँ से इन्होंने अपना रीजन स्थापित किया, फिर कुछ लोग अपने ताइवान में भेज दिए, राइट, 1949 में। फिर दे एस्टेब्लिश्ड ए गवर्नमेंट इन एग्जाइल इन ताइवान विच लेड द आइलैंड फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। इन्होंने ताइवान के अंदर अपनी सरकार बनाई। ताइवान इज एन आइलैंड 25 साल तक, अगले 25 साल तक। एंड द सक्सेसर्स अलाउड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ओवर द ईयर्स एंड लोकल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑथोरिटेरियन रूल। 1949 के बाद से ही ताइवान के लोग, ये जो KMT पार्टी थी, इसके लोगों ने ताइवान में लोगों को भेज दिया था। इन्होंने आने वाले 25 सालों तक राज किया, और ये 1949 से लेके ही चाइनीज लोगों का विरोध करने लग गए थे। तो असली बीमारी 1949 से ही चाइना ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। प्रेसिडेंट ली तुंग हुई, नोन एज द ताइवान्स फादर ऑफ डेमोक्रेसी, ये याद रखने वाली चीज है कि प्रेसिडेंट ली तेंग हुई was known as the Taiwan's father of democracy, led a constitutional changes which eventually made for the way of election island first non KMT president 2000 में आया। सोचो 1949 में राज स्टार्ट किया और लगभग 50 साल के बाद में डेमोक्रेटिकली एक इलेक्शन हुआ जिसके अंदर नॉन KMT पार्टी आई। तो 50 साल का फिर स्ट्रगल हो गया ताइवान के लोगों के लिए। तो ताइवान के लोग तो बेचारे 400 सालों की गुलामी देखी है इन्होंने, 1600 से लेके 2000 तक की। अभी भी दे आर
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन से ताइवान को यूएन ने कोई अलग से कंट्री तो डेजिग्नेट कर भी नहीं रखा है। फिर आगे मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर है वहाँ की, वो आई यूएस की, बावजूद इसके कि बहुत विरोध हुआ उसका, चाइना ने थ्रेटन भी करने की कोशिश की। देन अगेन यूएस बार बार चाहता है कि ताइवान में डेमोक्रेसी रहे, ताइवान को जो है एक अलग कंट्री डेजिग्नेट कर दें। उससे यूएस का क्या इंटरेस्ट है वो हम आगे देखेंगे, और इंडिया भी क्यों चाहता है कि ताइवान एक अलग कंट्री बन जाए, तो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो नॉन केएमटी प्रेसिडेंट बना 2000 में, और फादर कौन था ताइवान डेमोक्रेसी का? ली तेंग हुई। फिर जो प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट है अरोज आउट ऑफ द फैक्ट दैट आरओसी गवर्नमेंट इन exile first claimed to represent the whole of China, which intended to reoccupy it held the China seat on United Nations Security Council, was recognized by many Western nation countries as the only Chinese government। जो आरओसी थी, जो मैंने आपको बताया रिपब्लिक ऑफ चाइना, कॉन्फ्लिक्ट यहां से अराइज हुआ। जो आरओसी गवर्नमेंट थी, एग्जाइल जिसको भेजा गया था ताइवान में, उसने क्लेम कर दिया पहले तो पूरे चाइना के ऊपर और फिर उसके बाद ताइवान के ऊपर कि भाई ये पूरा ताइवान हमारा है। तो यहां से ये, और जो आरओसी थी उसी को, मतलब ताइवान को आप इंक्लूड ना करें तो आरओसी जो रिपब्लिक ऑफ ओरिजिनल जो चाइना था उसी को परमानेंट सीट P5 में जो है सीट मिली यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये जो मेन मसला है, ये जो मेन मुद्दा है, ये 1949 से शुरू हो गया था। फिर by the 1970 some countries began to argue that Tapi government could no longer be considered as a genuine representative of the hundreds of million people living in the mainland China। ठीक है, 1970 में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर देन इन 1971 द यूएन switched the diplomatic recognition to Beijing and ROC government was forced out। मतलब 1971 में यूएन ने स्विच किया डिप्लोमेटिक रिकॉग्निजेशन टू बीजिंग, बीजिंग को रिकॉग्निजेशन दे दिया, और जो आरओसी थी रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड आउट, इनको बाहर निकाल दिया। इन 1978 चाइना ऑल्सो बिगेन ओपनिंग इट्स इकोनॉमी। 1978 के बाद में आपने देखा होगा 1978 तक चाइना की इकोनॉमी भी जो थी वो क्लोज इकोनॉमी थी। फिर हमने जो हमारी इकोनॉमी ओपन की 90s में की थी, इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ये अपना 15 साल का गैप रह गया। आज भी यही 15 साल का गैप है। आप देखो 90s तक तो इंडिया की और चाइना की इकोनॉमी लगभग सेम थी, जबकि इन्होंने रिफॉर्म लेट 1980s से ही शुरू कर लिए थे, या सॉरी लेट 1970s से, और वही 15 साल का इकोनॉमी का डिफरेंस आज भी है। Got my point? Recognizing the opportunities for trade and then needed to develop relation, US formally established diplomatic ties with Beijing in 1979। US ने परमानेंट एम्बेसडर भेज दिया था 1979। जैसे ही इन्होंने बीजिंग को जो है एक परमानेंट कैपिटल बना लिया, फिर उसके बाद 1979 में यूएस के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब है जब एक दूसरे की कंट्रीज में एक दूसरे की एम्बेसीज खुल जाती है। Got my point? Since the number of the countries recognize ROC government diplomatically has fallen drastically to about 15। फिर now that despite having all characteristics of an independent state political system that is distinct from China, Taiwan legal status remain unclear। जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ते गया, ताइवान का जो स्टेटस था वो और अनक्लियर हो गया, बहुत ही एम्बिग्युअस सिचुएशन हो गई ताइवान के लिए। ठीक है, बाय द लेट 1980s ताइवान रिलैक्स द रूल्स ऑन विजिट एंड इन्वेस्टमेंट इन चाइना। फिर 1980s तक आते जाते देखा बहुत ज़्यादा टसल बढ़ गया था, तो ताइवान के लोगों ने क्या किया, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोल दिया कि भाई ठीक है पड़ोस में देश है और अब ज़्यादा टसल करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों को भी फिर अब पॉवर्टी का डर था, इन लोगों को भी ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना है नहीं अच्छा, तो अब आगे करेंगे क्या। और आज देखो कैसे 1980s तक ताइवान के पास कुछ नहीं था, और आज चिप टेक्नोलॉजी या डिश टीवी के अंदर जितने भी एंटीनाज वगैरह बनते हैं, मतलब जो भी चिप से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जो एम्बेडेड, जिसको VLSI एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, वो सब ताइवान के अंदर डिज़ाइन होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कमाल के इंजीनियर्स मिलते हैं ताइवान के अंदर। ठीक है, फिर 1991 तक आते आते इट प्रोक्लेम दैट द वॉर विद द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज ओवर। 1991 आते आते इनको लगा कि जो ROC के साथ जो PRC बन गई, ROC से PRC बन गई, उसमें आते आते इनका वॉर सिचुएशन टसल्स धीरे धीरे कम होने हो। फिर द चाइना प्रपोज द सो कॉल्ड वन कंट्री टू सिस्टम ऑप्शन। ठीक है, विच वुड से that would allow Taiwan significant autonomy if it agreed to come under Beijing control। मतलब इन्होंने ये कहा कि वन कंट्री टू सिस्टम, मतलब
चाइना ने ऑफर दिया कि अगर आप हमारी बीजिंग की सुप्रीमेसी को मानते हो तो हम आपको ऑटोनॉमी दे देंगे। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि आप दिल्ली के, जैसे ताइवान की गवर्नमेंट अलग है, चाइना की गवर्नमेंट अलग है, मतलब आप जो दिल्ली अफेयर्स का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन इन्होंने कहा कि जो डिफेंस होगा, फॉरेन रिलेशन हो गया, ठीक है, यानी कि उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल अभी भी चाइना के पास रहेंगे। दिस वाज द ऑफर गिवन बाय चाइना टू ताइवान। ताइवान रिजेक्टेड द ऑफर। बीजिंग इंस्टेटेड दैट ताइवान आरओसी गवर्नमेंट इज इलिजिटिमेट। ताइवान ने रिजेक्ट किया बीजिंग का ऑफर, इंस्टेड दैट ताइवान की जो आरओसी थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट, वो इलिजिटिमेट गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो लोग तो वो लोग थे जिनको भेजा गया था चाइना से इनके ऊपर रूल करने के लिए, इकोनॉमिक ट्रेड करने के लिए भेजा था। उन्होंने आके यहाँ पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया, कंट्री को पूरा हाईजैक कर लिया, और ये लोग सिस्टम के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए, ठीक है। बट अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चाइना एंड ताइवान स्टिल हेल्ड लिमिटेड टॉक्स। बट जो अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं चाइना के और ताइवान के, अभी भी उनकी जो बातचीत जो है कम होती है, औपचारिक तौर पे होती है। बीजिंग क्लेम दैट ताइवान इज बाउंड बाय एन अंडरस्टैंडिंग नोन एज 1992 कंसेशंस व्हिच वाज रीच बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, जो आज वहां राज कर रही है, एंड द क्वांगतांग पार्टी दैट रूल्ड ताइवान एट दैट टाइम। 1949 से लेकर 2000 तक किसने रूल किया था वहां पे? नॉन केएमटी पार्टी ने। और इधर चाइना में कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। आपको बताया था ना कि 1949 के बाद केएमटी पार्टी को भेजा गया था पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, फिर 1949 के बाद से लेकर 2000 तक ये अपना केएमटी पार्टी रही। पहली जो नॉन केएमटी थी वो 2000 के बाद में बनी। गॉट माय पॉइंट? 1949 से लेके क्वांगतांग जो पार्टी थी वो रही, फिर 2000 के बाद पहली बार ताइवान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जो नॉन केएमटी थी, और पैरेलली चाइना में हमेशा से कम्युनिस्ट पार्टी थी। गॉट माय पॉइंट? चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, 1949 से लेके 2000 तक ताइवान के अंदर केएमटी पार्टी, जिसको वो आरओसी कहते थे, आरओसी का सब्सिडरी था, और फिर 2000 के बाद में 2000 के आते आते वहां पे पहली डेमोक्रेटिक जो है गवर्नमेंट बनी। फिर however two sides do not agree on the content of this consensus as it was never intended to address the question of Taiwan legal status। क्योंकि ये बातचीत कभी इसलिए भी आगे नहीं बढ़ी क्योंकि मैंने आपको बताया 50 साल 60 साल बीत गए, 200 साल की उनकी गुलामी। पहले आपको मैंने बताया ऑस्ट्रो एशियन पीपल थे, पहले चाइनीज लोग आए, फिर डच लोग आए, फिर उसके बाद जैपनीज लोग आए, फिर चाइना। लेकिन ताइवान का इशू तो जैसे का तैसा पड़ा रहा। इन लोगों की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी उसकी कोई बात नहीं किया, वैसा ऑटोनॉमस स्टेट है, लेकिन दे वांटेड टू बिकम द फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री, जिनके पास उनका टेरिटोरियल सोवरेनिटी का राइट हो, उनकी कंट्री के अंदर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का राइट उनके पास हो। तो सारे जितने भी राइट्स थे, ताइवान वांट्स टू एडमिनिस्टर देम बाय देमसेल्फ ओनली, दे डोंट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। गॉट माय पॉइंट? फिर in 2000 the Democratic Progressive Party DPP came into power in the Taiwan which promoted the idea of independence which alarmed the mainland China। तो असली जो आज के टाइम पे जो आप बीमारी देख रहे हो या जो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, ये जब ये डीपीपी पार्टी आई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, तब, क्योंकि तब तक तो केएमटी पार्टी थी यहाँ पे। नॉन केएमटी पहली पार्टी कौन सी बनी? डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो आज जो आप चाइना के अंदर इश्यूज देख रहे हो, जो ताइवान के अंदर जो है लोग झंडा लेके निकल जाते हैं रोड के ऊपर, बीच बीच में आप देखो, आपने बीजिंग के अंदर भी देखा होगा, बीच में थोड़े दिन पहले टाइम स्क्वायर के ऊपर जो है वो 2000 की तादाद में लोगों ने, पहली बार ऐसा हुआ था कोरोना के टाइम पे कि चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ जो है लोगों ने झंडा उठा लिया था। अदरवाइज इस तरह की डेमोक्रेटिक जो प्रोटेस्ट हैं वो चाइना में अक्सर कम ही देखे जाते हैं। गॉट माय पॉइंट? फिर उसके बाद इन 2008 KMT came into power and tried to restore one system and throughout the economic relation। 8 साल के बाद में 2000 में DPP आई, फिर उसके बाद 8 साल बाद 2008 में दोबारा
KMT पार्टी आ गई जिसने फिर वापस वन सिस्टम की बात करी। जैसे वन डोमेनियन सिस्टम था ना, वैसे जैसे ब्रिटिश लोगों ने डोमेनियन मॉडल दिया था, वैसे वापस वन सिस्टम टू कंट्री की बात हो गई। मतलब सिस्टम एक ही रहेगा, आपके पास हम ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन डिफेंस की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, किस कंट्री के साथ आपको फॉरेन रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, वो जो मामले जो रहेंगे वो चाइना के पास रहेंगे। बाकी लैंड ऑर्डर, हेल्थ, वेल्थ, रोड, ट्रांसपोर्ट ये आपके पास देंगे। तो ये वापस हुआ। फिर उसके बाद 2016 में करंट प्रेसिडेंट ऑफ DPP केम इनटू पावर, हेंस रीअफर्मिंग द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 8 साल बाद आप देखो 2016 के अंदर जो है वापस DPP आई। इन सिंस 2018 बीजिंग हैड बीन पुटिंग प्रेशर ऑन इंटरनेशनल कंपनीज एंड फर्म्स टू लिस्ट ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। 2018 के बाद में जो चाइना था उसने बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज पे प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि आप जो है ताइवान के अंदर जितना भी आपने FDI कर रखा है या जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको आप चाइना का ही पार्ट मानो। तो ये देखो कैसे मैंने आपको टाइमलाइन के जरिए समझाया कि कैसे कैसे ताइवान का हिस्ट्री जो है वो हुआ है। फिर उसके बाद 2020 आते आते हांगकांग हैड सीन मंथ्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मेनलैंड चाइना ऑन द। आप देखो हांगकांग भी अलग होने की बातें करने लगा है। खैर वो तो पहले ही कर रहा है, एक दिन हांगकांग पे अलग से क्लास लेंगे। हांगकांग में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ताइवान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यही मौका है जो बड़े सुपर पावर्स हैं जो चाइना के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। बिकॉज इफ चाइना कैन राइज इट्स वॉइस ओवर द मैटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया ऑल्सो शुड टेक ताइवान इशू। क्योंकि नाउ डेज डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट टिट फॉर टेट, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग विद अस when it comes to the permanent seat of United Nations of Security Council. So this is what they are doing from last 50-60 years. ठीक है। And economically the trade and investment between Taipei and Beijing have been increasing. This is the main cause for the Taiwanese people. ताइवान के लोगों के पास जो है रोजगार अब धीरे धीरे जो है उनका चाइनीज लोग लेते जा रहे हैं, क्योंकि चाइना के और ताइवान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ताइवान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत इंपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो ताइवान के लोगों के पास अब जॉब्स स्किल्स तो हैं लेकिन जॉब जाने का डर है, क्योंकि चाइना के पास मैसिव इन्वेस्टमेंट है, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी है। तो ये लोग इन्फ्यूज करके चाइनीज सारी, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, चाइना के लोगों की एक खास बात है, दे नो हाउ टू यूज द चेकबुक डिप्लोमेसी, एंड दिस इज व्हाट द ताइवानीज पीपल आर ऑल अबाउट कंसर्न, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट देयर एजेंडा। नाउ we will see the whole issues, what it is going on the current India-Taiwan issue. We'll understand the map, we'll understand the relevance of this photo and the consequence of the US-China-Taiwan tensions. ठीक है, we'll try to understand all these things. ठीक है, तो देखते हैं। ये देखो, ये ताइवान है, ये जो स्ट्रेट है, ये जो विड्थ है इसकी, ये लगभग है 134 किलोमीटर। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, ताइवान के 23 मिलियन, मिलिट्री फोर्सेस इनके पास जो है चाइनीज लोगों के पास 2.3 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स, मतलब लगभग 23 लाख लोग जो हैं इन लोगों के पास एक्टिव मिलिट्री ट्रूप्स है, और 6 लाख रिजर्व्स में। ठीक है, 23 लाख प्लस, ठीक है, ये 6 लाख रिजर्व में। इनके पास जो टोटल इनके पास 3,70,000 एक्टिव और 1.7 मिलियन यानी कि लगभग 17 लाख लोग रिजर्व में। तो कितना बड़ा गैप है इन दोनों कंट्रीज के पास में, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद द चाइना हैव क्लेम सोवरेनिटी ओवर सेल्फ रूल्ड ताइवान। चाइना ने क्लेम किया। देखो चाइना का तो आदत है, ये लोग तो 9 डैश लाइन को भी अपना समझ रहे हैं। साउथ चाइना सी इनका है, फिलिपींस भी हमारा है, हर चीज़ मतलब चाइना की आदत है। लद्दाख भी उनका, अरुणाचल भी उनका, मतलब दे वांटेड दैट एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ और इंडो पैसिफिक में खास करके दैट इज देयर। ये इनकी एक पॉलिसी रहती है, ताकि चाइना इज ऑलवेज एग्रेसिव, ताकि लोग डिफेंसिव रहें उनके प्रति। दिस इज देयर गेम, राइट। बिकॉज देखो हमेशा अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, इंडिया की इमेज इंटरनेशनल एरिना में चाइना ने हमेशा एक उसके रूप में दिखाई है। जैसे इंडिया और चाइना की मान लो आपस में लड़ाई चल रही है, कोई डिस्प्यूट है,
तो हमेशा मुद्दा कौन उठाएगा? जिसके खिलाफ गलत किया जाता है वही। जो गलत करता है कभी भी वो कंसर्न थोड़ी जाके रेस करेगा। बार बार इंडिया ही जाता है कि भाई चाइना ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है, तो इससे इंटरनेशनल अरीना में इमेज क्या जाती है? दैट चाइना इज मोर पावरफुल, विच इज ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स in the number of terms of economy, yes, they are $18 trillion economy. We are roughly $3 trillion. Original is 2.8. In terms of army, उनका huge size है. They have 23 lakh. We have around 13 to 14 lakh only. 10 lakhs का गैप है. GDP में गैप है. हर चीज में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर. तो अभी ये जो गैप है, क्या ये आने वाले टाइम में भी ये गैप रहेगा? नहीं। अभी 2030-35 तक आते आते इंडिया का जो देखो, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 6% से 7% के आसपास ग्रोथ रेट है। चाइना की ग्रोथ रेट इंडिया से कम है। तो ये जो गैप है आज 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर से लेके 18, मतलब लगभग 5 गुना, ये 2030 के बाद में श्रिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लगातार इंडिया की 6 से 7% ग्रोथ रेट होती रहती है तो 2040 के आसपास इंडिया विल बी ऑल्सो $18 ट्रिलियन इकोनॉमी, और उसके बाद ये जो गैप है वो श्रिंक होना स्टार्ट। इंडिया विल बी 2040 के बाद में और अप टू 2050 इंडिया विल बी नंबर 1 इकोनॉमी ऑन द होल वर्ल्ड इफ द ग्रोथ रेट इज स्टैग्नेंट 6 to 7 to 8%। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ चाइना जो है लोगों पे दबाव बनाता है। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंस देखते हैं यूएस चाइना ताइवान टेंशन के। यूएस ताइवान रिलेशन आर फ्यूलिंग द मिलिट्री असर्टिवनेस ऑफ द चाइना ताइवान स्ट्रेट, क्योंकि यूएस को चाइना की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव पॉलिसी रहती है हमेशा। और यूएस को देखो, मेन मुद्दा ये है, यूएस को डर ये है कि दुनिया का जो मैक्सिमम, आपको मैंने बताया सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो जो है ताइवान के अंदर है। 60% ऑफ द सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान बनाता है। और ताइवान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड का 20% हिस्सा इसी एरिया से होके जाता है। तो आप देख सकते हो कि 20% इकलौता इनके पास है, बाकी पूरी जो दुनिया में ट्रेड हो रही है, इतने कंट्रीज हैं, वो 80% है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज ताइवान? ताइवान एंड जापान बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यूएस एंड इंडिया बोथ। इनफैक्ट साउथ कोरिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट साउथ कोरिया में तो इनकी इतनी हिम्मत है नहीं चाइनीज लोगों की। गॉट माई पॉइंट? सो सच कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल लीड टू यूएस चाइना कन्फ्रंटेशन। यही एक मेजर चीज है जिसके बीच में यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर और टेक वॉर चल रहा है। ट्रेड वॉर, टेक वॉर जो यूएस चाइना, क्योंकि यूएस को डर है, क्योंकि यूएस की जितना भी कंपनीज चलती हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं या जो सेमीकंडक्टर, दुनिया के अंदर जितना भी सेमीकंडक्टर का काम होता है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो अकेले ताइवान में 60% होता है। तो उनका अगर काम ठप हो जाएगा, तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर ठप हो जाएगी तो यूएस की इकॉनमी एकदम धड़ल्ले से नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे ही नहीं यूएस डेमोक्रेसी की बात चाहता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। गॉट माई पॉइंट? Responsible for more than 60% of revenue generated by world semiconductor contract manufacturer in 2020। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 2020 तक 60% जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो अर्निंग कर रही थी, उसमें अकेले ताइवान का रोल था। फिर द ताइवान स्ट्रेट इज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल ट्रेड with almost 20% of the global trade passing through the strait. Any military activity between China and Taiwan will disrupt the global supply chain, creating a crisis on the international stage. कोई भी अगर, क्योंकि ये देखो ये इतना बड़ा ट्रेड रूट है, अगर 20% इकलौता इस ट्रेड रूट से होके जाता है, तो अगर कोई भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो पूरे इंटरनेशनल एरिना के अंदर ये एक क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर देगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडिया एंड चाइना ताइवान इशू स्टैंड, मतलब इंडिया का जो ताइवान के ऊपर क्या स्टैंड है, ठीक है। तो एंड हाउ वी हैव आल्सो शिफ्टेड अवर स्टैंड, ठीक है। इंडिया ऑल दो सपोर्टेड चाइना इन द टर्म्स ऑफ वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंदर वो ये मानते हैं कि ताइवान जो है हमारा ही है, ऑटोनॉमियस स्टेट है ताइवान, लेकिन जो है ओरिजिनल उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो चाइना के पास है। तो हमने धीरे धीरे उससे भी किनारा करना स्टार्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि व्हेन दे हैव स्टार्टेड इंटरप्टिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स एंड आवर ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट्स, सो वी हैव आल्सो आवर डिप्लोमेटिक we have also seen the diplomatic shifts in our foreign policy. Got my point? India does not have formal diplomatic ties with Taiwan, yet it recognized the one China policy. इनके साथ कोई डिप्लोमेटिक टाई नहीं था, but since 1995 both sides have maintained a representative office in each other's capital
एज फंक्शन एज डिफेक्टो एम्बेसीज। ठीक है, 1995 के बाद से मतलब बोथ साइड्स ने मेंटेन किया है एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है, फिर बट एज इंडिया चाइना टाइज हैव बीन अंडर स्ट्रेस, इंडिया हैज बीन प्लेइंग अप इट्स रिलेशनशिप विद ताइवान। मतलब इंडिया चाइना रिलेशन का लो चल रहा है आज के अभी। ठीक है, पिछले 2 डिकेड से लगभग। तो हमने ताइवान को इंपॉर्टेंस देना चालू कर दिया है। गॉट माई पॉइंट। एज द पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी, एक्ट ईस्ट कब आई थी? 2014 में। ये आपको मैं जब पूरा IR जब पढ़ाएंगे तो बताऊंगा कि क्यों लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। आपको बताया भी था शायद G20 वाली क्लास में। लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई थी? 90s में। फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2000 में। क्यों लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करना पड़ा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में? ठीक है, we'll discuss it in the theoretical part when we will discuss what are the determinants of Indian foreign policy, act east policy, पंचशील, ये वाला जब पोर्शन अब डिस्कस करेंगे तब वो डिस्कस करेंगे। फिर ठीक है, इंडिया हैज सॉट टू कल्टिवेट द एक्सटेंसिव टाइज विद ताइवान इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डेवलपिंग। ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में जो है ताइवान के साथ हम रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। इन साइंस एंड टेक, environmental issues and people to people exchange, मतलब we wanted to have relation with Taiwan but people to people connect, environmental issues, investment issues, साइंस एंड टेक इश्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद में environmental issue, people to people, business to business, कल्चरल इश्यूज। ताइवान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं those who accept बुद्धिज्म, और ताइवान के लोग और तिब्बत के लोग स्टिल कंसिडर्ड दलाई लामा एज देयर स्पिरिचुअल गुरु। और दलाई लामा कहाँ रहता है? इंडिया में। तो दे हैव ए स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर इंडिया, ऑब्वियसली दिस इज द मेन रीजन। फिर उसके बाद इंडिया तापाई एसोसिएशन एंड तापाई इकोनॉमिक कल्चरल हमने बनाया। न्यू दिल्ली आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सचेंज। जैसे हमने ICCR बनाया, इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं दूसरे देशों में, आजकल इंडियन एम्बेसीज करती है, उस तरह से का एक फॉर्म बना दिया हमने, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, इंडिया तापाई एसोसिएशन एंड तापाई इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर। ठीक है, जो कि बात करेगा इनके साइंस एंड टेक में इनको किस चीज़ों के साथ कोऑपरेट करना है, बिजनेस टू पीपल, पीपल टू पीपल टाई इकोनॉमीज। ठीक है, जितने भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होंगे। फिर वन चाइना पॉलिसी, इंडिया डज नॉट हैव ए फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान येट इट फॉलोज वन चाइना पॉलिसी। मतलब हमारा अभी कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाई नहीं है ताइवान के साथ, तो अभी भी हम जो है वन चाइना पॉलिसी ही फॉलो कर रहे हैं। आफ्टर चाइना ताइवान स्प्लिट इन 1949, मैंने आपको बताया पहली बार 1949 में उधर वो गवर्नमेंट बनी। ठीक है, ROC हटी थी, KMT आया था। द वन चाइना पॉलिसी ओनली रिकॉग्नाइज चाइना नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइना, मतलब ताइवान के एग्जिस्टेंस को ये लोग नहीं मानते हैं। However, the US which also follows one China policy, USA भी one China policy को ही मानता है, like India says takes no position on the status of Taiwan. China wants them to resolve their disputes. USA चाइना चाहता है कि हम ही अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर लेंगे। USA भी इंडिया के जैसे वन चाइना पॉलिसी को ही अभी तक मानता है। मतलब US ने भी ताइवान को अभी तक एक परमानेंट, भले ही इतनी बातें कर रहा हूँ, लेकिन एक परमानेंट कंट्री का डेजिग्नेशन या एक स्टेटस उनको नहीं दिया है। वाइल फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी, इंडिया हैज़ एन ऑफिस इन तापाई फॉर द डिप्लोमेटिक फंक्शंस। भले ही वन चाइना पॉलिसी मानते हो, लेकिन हमारा एम्बेसडर जो है वो अभी उधर बैठता है। हमारा एक जो है, हमारे जो लोग ताइवान में रहते हैं या ताइवान के लोग जो इंडिया में रहते हैं, तो दोनों कंट्रीज के बीच में अभी एम्बेसी एक्सचेंज है। गॉट माई पॉइंट। फिर इंडिया तापाई एसोसिएशन हेडेड बाय सीनियर डिप्लोमेट, मैंने आपको बताया। फिर ये एक फॉर्म बनी गया था 1995 के अंदर। फिर देखो कैसे हमने चीज़ों को शिफ्ट किया। 2010 में ड्यूरिंग द चाइनीज प्रीमियर विजिट टू इंडिया, जब मनमोहन सिंह के टाइम पे 2010 के अंदर चाइनीज प्रीमियर आया था यहाँ पे, इंडिया डिड नॉट मेंशन सपोर्ट फॉर द वन चाइना पॉलिसी एंड इन द जॉइंट कमिटमेंट, जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होता है, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक होता है। देखो ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि भूल गए होंगे, जानबूझ के ये दिखाने के लिए। 2010 में जब चाइना का प्रेसिडेंट यहाँ आया था, तो हमने वन चाइना पॉलिसी को, जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होता है विजिट के बाद में, जब दो देशों के प्रमुख आपस में मिलते हैं उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट होता है, उसमें वन चाइना पॉलिसी को हमने जो है एंडोर्स नहीं किया था। फिर 2014 में जब मोदी जी आए,
The Indian Prime Minister came to power. He invited Taiwan ambassador along with the president of Central Tibetan Administration. मतलब ताइवान और तिब्बत दोनों के, तिब्बत और ताइवान दोनों बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं. मैंने आपको क्या बताया, बुद्धिज्म, दलाई लामा का रहता है इंडिया, तो इन लोगों के साथ एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो गई. मोदी जी ने अपनी स्वेरिंग के अंदर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब स्वेयर कर रहे थे तो इन दोनों ने बुलाया, तो इससे चाइना पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चाइना को लगेगा कि दैट इंडिया इज कंसीडरिंग ताइवान एज अ सेपरेट कंट्री, तो रिलेशनशिप और डिटेक्ट होंगे. इससे ताइवान के लोगों का भी हौसला बढ़ेगा कि साउथ ईस्ट एशिया में इतना इंडिया, जितना बड़ा कंट्री इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री, वो अगर हमारे साथ आ जाए तो उनका ऑब्वियसली हौसला अफजाई होगा. यही रीजन रहा 2017 में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विजिट्स द लेजिस्लेचर लेवल डायलॉग्स have stopped since 2017 around the time India-China border standoff happened in डोकलाम. मतलब 2017 में जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विजिट, मतलब अभी इंडिया चाइना की कुछ ज़्यादा चर्चा हो ही नहीं रही है. डोकलाम हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पे लद्दाख रीजन में जो है, आपको डोकलाम में चुंबी वैली में आपको पता होगा कि इंडिया भूटान ट्राई जंक्शन पॉइंट है. ठीक है, इंडियन सोल्जर्स जो है वो भी भूटान में आ गए और जो है चाइनीज़ लोग वो भी आ गए, बिकॉज एक कोई फिक्स्ड लाइन है नहीं. तो हम लोग जो है वो ये चाह रहे थे कि भूटानीज जो टेरिटरी है उसके अंदर जो है चाइनीज़ लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे तो हमारा जो सिलिकन कॉरिडोर है जो 22 किलोमीटर का है वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे. और अगर सिलिकन कॉरिडोर तक पहुँच गए और कल को आगे तो दे कैन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेनलैंड इंडिया से कट होने में फिर टाइम नहीं लगेगा. इम्पॉसिबल टू कनेक्ट with Northeast India. So this was our internal security was the main reason. Got my point? And later that year, the BJP asked 2 of its MP to attend swearing in ceremony of Taiwan President. Tsai Lang went through the virtual mode. virtual mode से ताइवान के प्रेसिडेंट का जब सेरेमनी हो रहा था तो 2 बीजेपी के जो एमपीज थे उन्होंने स्वेरिंग को अटेंड किया. फिर दोबारा 2014 के बाद पहले उनको स्वेरिंग में बुलाया, फिर उनकी स्वेरिंग जब हो रही है तो हमारे एमपीज उनको वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं. इससे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमेटिकली. ठीक है, ली थिंग हुई कंडोलिंग द डेथ ऑफ फॉर्मर ताइवान प्रेसिडेंट ली तुंग हुई, आपको याद होगा, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ ताइवान डेमोक्रेसी. इंडिया डिस्क्राइब हिज मिस्टर डेमोक्रेसी. इंडिया ने भी इसको डिस्क्राइब किया मिस्टर डेमोक्रेसी, और ये फादर ऑफ डेमोक्रेसी है किसका, ताइवान का. ली तेंग हुई. फिर व्हाट इज द वन चाइना प्रिंसिपल. वन चाइना प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल अफर्म्स चाइनीज सोवरेनिटी ओवर ताइवान एंड इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन यूएस चाइना. मतलब वन चाइना पॉलिसी है कि ये प्रिंसिपल अफर्म करता है कि जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है या जो ऑफिशियल सोवरेनिटी है ताइवान के ऊपर वो चाइना की है. गॉट माई पॉइंट. एंड इज द कॉर्नर स्टोन बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना. मतलब चाइना ये चाहता है कि यूएस हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी देश हो, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ नहीं रखे. बीजिंग ही इज द सुपीरियर हेड, या बीजिंग के साथ ही, ताइवान के साथ अगर कोई डिस्कस करना है तो आप बीजिंग के साथ डिस्कस करो पहले. Any country that wants to establish political and diplomatic relation with China must agree to adhere this principle and not recognize Taiwan as an independent country. मतलब जो कंट्री चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहता है डिप्लोमेटिकली, उसको पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आप ताइवान को एक अलग कंट्री नहीं मानोगे और हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसके अंदर आप इंटरफेयर नहीं करोगे, प्लस ताइवान को आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री ना माने. ये आपकी एक प्रिंसिपल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. करंटली 21 स्टेट्स रिकॉग्नाइज ताइवान एज ए सोवरेन कंट्री. फिलहाल 21 स्टेट ऐसे हैं जो ताइवान को अलग कंट्री मानते हैं. ठीक है. In practice, the One China principle is a stabilization mechanism that preserves the status quo over Taiwan political status while allowing it to function as an independent economic, civic, administrative entity. Since 1979, Taiwan has had a negotiated international living space, but it has largely honored One China principle. 1979 के बाद तक, मतलब अभी तक, ताइवान खुद वन चाइना पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रिंसिपल है उससे बाहर नहीं आ पा रहा है. दे आर स्टिल इन दैट पर्टिकुलर जोन दैट वी आर इनटू दैट वन चाइना पॉलिसी, बट इन प्रैक्टिस वन चाइना, in the practice the one China principle is stabilizing the mechanism
ये स्टेबलाइज कर रहा है किस मैकेनिज्म को, दैट प्रिजर्व द स्टेटस को ओवर ताइवान। मतलब ताइवान के ऊपर अभी भी स्टेटस को है, और स्टेटस को से फायदा किसका होगा, चाइना को। स्टेटस को से फायदा ये होगा कि जितना भी डिसीजन होगा, मतलब चाइना के साथ अगर किसी को रिलेशन रखना है तो आप ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री मत मानो। ताइवान के पास अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होगा, पुलिस का होगा, लैंड का होगा, लेकिन जो डिफेंस से रिलेटेड बात होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड बात होगी, वो आपको जो है चाइना से पूछ के ही करना पड़ेगा, बिकॉज दे फील दैट ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चाइना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। फिर उसके बाद में इंडिया ताइवान रिलेशंस। अब इंडिया और ताइवान के बायलैटरल रिलेशंस कैसे हैं? The bilateral relation between India and Taiwan have improved since 90s despite both nations not maintaining official diplomats। मतलब भले ही डिप्लोमेटिक दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेट्स यहाँ पे नहीं हो, लेकिन 1990 के बाद आपको मैंने बताया, देखो 2014 में, 2017 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, तो मतलब भले ही ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, लेकिन अब इंडिया और ताइवान के बीच में जो है बायलैटरल रिलेशनशिप हो गए हैं। आपस में जो है ट्रेड होता है, आपस में पीपल टू पीपल टाइज हैं, कल्चरल टाइज हैं। सो the exchange in every segment, whether it is environment, whether it is science and tech, whether it is in communication technology, whether it is semiconductor chip, हम इंडियंस भी जो है, इंडियन कंपनीज भी जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर देती हैं जो ताइवान की कंपनीज हैं उनको। फिर कॉमर्शियल टाइज, ऑब्वियसली बोथ गवर्नमेंट हैव लॉन्च एफर्ट्स टू सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड देयर बायलैटरल राइड। मैंने आपको बताया आईटी में, एनर्जी में, ठीक है, जो सिलिकॉन, ये जो जितना भी सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में जो सेटअप सिलिकॉन वाला जो पूरा है, जैसे हमारा यहाँ सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी सिलिकॉन चिप के बिना तो पूरी नहीं हो सकती, तो सिलिकॉन चिप का भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, वो ताइवान के पीपल हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट है, वहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। फिर उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज है, मैंने आपको बताया बुद्धिज्म इज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन इन ताइवान, यूजुअली अलॉन्ग साइड एलिमेंट ऑफ दाओइज्म। बॉलीवुड फिल्म्स को बहुत देखा जाता है। रीजनेबली पॉपुलर फॉलोइंग अलॉन्ग विद अदर एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर सच एज योगा, कुजीन, इंडियन डांस, इंडिया का खाना पीना, इंडिया का योगा, ठीक है, इंडिया के जो डिफरेंट टेस्ट है, और बुद्धिज्म इज द मेन बाइंडिंग फैक्टर, ठीक है। तो दिस इज द बुद्धिज्म इज द मेन बाइंडिंग फैक्टर टू हैव द बायलैटरल ट्राइज एंड कॉमर्शियल ट्राइज। फिर उसके बाद ट्रेड हमारा देख लेते हैं। ताइवान रिलेशन विद इंडिया हैव इंक्रीज इन ब्रेड स्पेनिंग ट्रेड, रिसर्च एंड एकेडमिशियन, मतलब एक दूसरे के यहाँ हमारा रिसर्च और एकेडमिशियन भी इनपुट जो इनफॉर्मल एक्सचेंज होता है, स्टूडेंट एक्सचेंज होता है, ताइवानीज जो पीपल हैं दे आर कमिंग टू आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर टू देयर रिसर्च। हमारे स्टूडेंट उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो उनकी खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, वो जाते हैं, देख के आते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इन्होंने ग्रो किया है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम हाई क्वालिटी एनर्जी चाहिए, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चिप बनाने के लिए। एक सेकंड की भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होता है तो करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है। तो किस तरह से एक छोटे से कंट्री ने, एक आइलैंड कंट्री ने इतना बड़ा जो है पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया वो, तो इन लोगों की आपस में जो है मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है, प्रोग्राम्स एक्सचेंज चलते रहते हैं, तो इंडिया उनमें, फिर इंडिया उनके साथ मतलब जो है टाइज रखे हुए कॉमर्शियल, विच अमाउंटेड टू 7.5 बिलियन डॉलर इन 2019 फ्रॉम 1 बिलियन इन 2000। मतलब 1 बिलियन डॉलर से लेके अभी 7.5, 2023 आते आते ये डाटा 8.3 बिलियन के आसपास हो गया है। आज ताइवान के साथ हमारा लगभग 8.3 बिलियन डॉलर ट्रेड होता है, ठीक है। तापाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मैंने आपको बताया, क्योंकि जो उनके लोग भी योगा को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है योगा मेडिटेशन, बुद्धा चैंटिंग, इन लोगों से उनको जो है पर्सनल जो है उनका स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ वो बढ़ रहे हैं, इनर पीस उन लोगों को मिलता है। तो वी हैविंग दैट तापाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, जहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड, कल्चरल से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड बातें होंगी, और जहाँ पे कल्चरल से रिलेटेड चीज़ें भी, और उसको हमारा एक जो ओवरसीज़ जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को देख रहा है। डिफरेंट फ्रंट्स पे, एजुकेशन पे चर्चा हो रही है, टूरिज्म पे चर्चा हो रही है, ठीक है, कैसे टूरिज्म को और ग्रो करें, एजुकेशन इंडस्ट्री में और कैसे जो है डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज में उनके साथ कोलैबोरेशन करें, मीडिया में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ताइवान इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हैव अकर्ड इन द फेस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, प्रेशर ऑन इंडिया फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स।
इंडिया के ऊपर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से भी मतलब प्रेशर रहता है, क्योंकि ताइवानी इस प्रोडक्ट को आप लेके आओगे तो इंडिया की जो एमएसएमई सेक्टर है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगी, तो वो भी एक जो है मेजर हर्डल है। फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल का मतलब रेड टेपिज्म, उनके यहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है तो उनको सिंगल विंडो फाइल क्लियरेंस जो होना है वो नहीं होता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जिस वजह से वो लोग फिर इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ को ये शिकायत रहती है इंडिया से कि वहाँ पे जो है फाइल क्लियर होने में या एक इंडस्ट्री सेटअप डालने में बहुत लंबा वक्त जो है वो फाइलों में ही होके गुजरता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया हैज़ सजेस्टेड the possibility of a free trade agreement with Taiwan through their decision not with the president of Taiwan maintain economic cooperation ECA। ठीक है, जो इकोनॉमिक कॉपरेशन हुआ विद न्यूजीलैंड सिंगापुर बोथ अनऑफिशियल रिलेशनशिप, मतलब इनका हमारे अलावा इन कंट्रीज के साथ भी जो है एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस है न्यूजीलैंड और बाकी सिंगापुर वगैरह के साथ। फिर इम्प्लीकेशंस क्या हैं ऑन राइजिंग टेंशंस फॉर इंडिया। इस चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया को टेंशन वाली क्या चीज़ है इसमें, और फिर आगे हम लास्ट में देखेंगे व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। ठीक है, Now implications with India facing its own problem with China on LAC, there have been suggestion that it should review its one China policy। देखो मैंने आपको बताया लद्दाख से लेके या अरुणाचल तक प्रॉब्लम, अरुणाचल तो भी बीच में न्यूज़ आती रहती है कि अरुणाचल के बीच बीच में इधर मिडिल सेक्टर हिमाचल वाला पूरे फ्रंटियर के ऊपर चाइना ने वॉर खोल रखा है, इधर पैंगोंग लेक से लेके और इधर डोकलाम फिर कौन सा इशू हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट इशू हो गया मेन, तो ट्रेड डेफिसिट इशू हो गया। ठीक है, फिर साइबर वॉरफेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद में बॉर्डर डिस्प्यूट ये हो गया। फिर उसके बाद में बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर ही आप ये जो वाटर इशू भी आप उसी वाटर इशू अलग से लिख लेते हो, ब्रह्मपुत्र इशू। ठीक है, तो चाइना अगर वॉर खोले तो तीनों फ्रंट से वॉर खोल सकता है, तो विच इज़ वेरी डेंजरस थिंग फॉर अस। तो हमें भी अपनी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर हमें भी अब इस तरह से थोड़ा सा जो है हमारा आर्म ट्विस्ट करना पड़ेगा उन लोगों का कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी को एंडोर्स करते हो तो दे विल नेवर सिट यू ऑन with you on the table. If you will also twist their arms, then they will also try to compromise with you on your different these issues. Got my point? फिर it has in any case long stopped retaining this officially used not just Tibet card but also develops more robust relation with Taiwan to send a message on to China। मतलब तिब्बत के साथ तो रिलेशन बनाया वो तो रोबस्ट कार्ड है यही। ताइवान को भी अगर हम कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो दैट विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड to counter China on this South China Sea and in this particular India is Indo-Pacific region। फिर उसके बाद इंडिया एंड ताइवान करंटली मेंटेन ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑफिस इन ईच अदर्स कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया पूरा प्रॉपर एक ट्रेड सेंटर ही खोल रखा है हम लोगों ने, और इंडिया और ताइवान के रिलेशन जो कॉमर्शियली तो है ही हैं, प्लस उसके अलावा कल्चरल इश्यूज भी हैं हम दोनों के। ठीक है, फिर न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है, क्योंकि देखो ग्लोबल साउथ के अंदर इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, हम चाहें तो ताइवान को भी इंक्लूड करेंगे। ताइवान के इशू को जब लिस्टेड आपने कर दिया, आप समझ लीजिए आपने चाइना को कंटेन करना स्टार्ट कर दिया है। गॉट माई पॉइंट। फिर उसके बाद थ्रू द पॉलिसी ताइवान हैज़ एक्सटेंडेड एंगेजमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया इज 5 साउथ एशियन नेबर्स। इस पॉलिसी के बाद में ताइवान ने एक्सटेंड किया अपना ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी, इंडिया के साथ और अदर 5 साउथ एशियन नेबर्स के साथ। तो ये इंप्लीकेशंस हैं राइजिंग टेंशंस फॉर इंडिया एंड चाइना। लास्ट में हम देखते हैं वे फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज द लास्ट एंड द चाइना इकोनॉमी इज फार मोर इंटरकनेक्टेड। चाइना की जो इकोनॉमी है दैट इज फार मोर इंटरकनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमिक रशियन इकोनॉमी। जो चाइना की इकोनॉमी है वो इंटरकनेक्टेड है विद द ग्लोबल इकोनॉमी देन रशिया इज इकोनॉमी। रशिया की इकोनॉमी तो क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी, चाइनीज हैव दे हैव टाइज, दे हैव स्टेक्स इन इंडिया एज वेल, दे हैव स्टेक्स इन with these Asian countries also, they have stakes with US also, they have issues in
यूरोपियन यूनियन में भी उनके साथ जो है वो उनके साथ ट्रेड है, फिर आप चले जाइए मिडिल ईस्ट में भी उनकी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, फिर आप चले जाइए लैटिन अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो ये चाइना जो है दैट बिलीव्स इन द मल्टीपोलर global trade, but when it comes to administration they wanted unilaterally to decide, मतलब they don't want other countries to talk on their disputes, but certainly they always try to create or they always try to put their leg in others dispute. This is the main consistent policy of China. This is not case of Russia, because Russia's entirely economy is dependent on defense. By selling their defense, Russia don't have a good culture when it comes to agriculture. Russia don't have other FDI sources. The main economy which the main segment on which Russia's economy lies is defense. फिर thus China will took a mind gap very carefully. They want to launch invasion of Taiwan, especially to close the Ukraine crisis. So close to the Ukraine crisis. जैसे यूक्रेन क्राइसिस हो गया और आपने देखो रशिया का कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चाइना धीरे से ताइवान को सुपरसीड करना चाहता है या कंट्रोल में लेना चाहता है। ये इनकी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। ठीक है, आफ्टर ऑल ताइवान इशू इज नॉट जस्ट अबाउट ए मॉरल क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग डिस्ट्रक्शन डेमोक्रेसी। आफ्टर ऑल ताइवान का जो इशू है वो सिर्फ डेमोक्रेसी से रिलेटेड बात नहीं है, ठीक है, और अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स। द डे आफ्टर चाइनाज इन्वेजन इन ताइवान विल मार्क अ वेरी डिफरेंट एशिया रिगार्डलेस व्हाट हैपन्स। जिस दिन चाइना ने इन्वेड कर दिया ताइवान को, तो आने वाले वक्त में जो साउथ ईस्ट एशिया का जो रेलेवेंस है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेड में इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो टाइज हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ या जो टाइज हैं ताइवान की उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज चाइना प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल व्हेन इट कम्स टू चाइना ताइवान रिलेशनशिप, बिकॉज इंडिया इज सो फार अवे। आई टोल्ड यू ना दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट, ताइवानीज स्ट्रेट, ठीक है, रफली कितना किलोमीटर का वाइड गैप था, 130 के आसपास, 120 से 130, लेकिन पूरी दुनिया का 65% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ है, सेमीकंडक्टर की, ताइवान में। पूरी दुनिया का 20% ग्लोबल ट्रेड कहाँ से होकर गुजरता है, ताइवान के पास से। तो दैट इज, यू नो दैट हाउ ताइवान इज मोर इंपॉर्टेंट। इन एडिशन इंडिया कैन रीथिंक वन चाइना पॉलिसी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडिया को वन चाइना पॉलिसी पे रीथिंक करना चाहिए, अलग से सोचना चाहिए। सेपरेट रिलेशनशिप विद मेन चाइना फ्रॉम ताइवान। चाइना के साथ जो है आप एक अलग रिलेशनशिप रखिए और ताइवान के साथ अलग, क्योंकि चाइना भी आप देखो किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कैपिटल इन्फ्यूज कर रहा है ताकि इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़े। इंडिया का जो ध्यान है ज़्यादातर बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे रहे, क्योंकि जिस भी कंट्री का जितना ज़्यादा डिफेंस बजट जो है वो डिफेंस पे एलोकेट होगा, बाकी सोशल सेक्टर की जो स्कीम्स हैं या बाकी जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं उनके लिए इतना पैसा नहीं बचेगा। उतना पैसा नहीं बचेगा तो इकोनॉमिक ट्रेड नहीं होगी, इकोनॉमिक ट्रेड नहीं होगी तो कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो जीडीपी जो $5 ट्रिलियन का जो सपना है या 2040-50 तक इंडिया का जो नंबर 1 बनने का सपना है वो कैसे पूरा होगा। तो दिस इज हाउ इंडिया चाइना रिलेशनशिप मैटर्स। फिर उसके बाद आपको पता है ताइवान जस्ट एज चाइना एक्सपेंडिंग इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके में थ्रू इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे चाइना इन्वेस्टमेंट कर सकता है सीपैक के थ्रू पाकिस्तान के अंदर, और दूसरों से उम्मीद करता है या बोलता है, डराता है कि ना ताइवान से बात करोगे ना ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक टाइज करोगे, तो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं करेंगे बाकी कंट्रीज, लेकिन ये लोग कर लेंगे। तो ये लोग कर लेंगे तो इनको काउंटर करना पड़ेगा, तभी इनको अक्ल आएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया चाइना और ताइवान के ऊपर जितना भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। आपको मैंने स्टार्टिंग से बता दिया कि तालिबान, ये जो तालिबान बोल दिया, सॉरी, जो ताइवान है, ताइवान का क्या इशू है, कहाँ से इसकी डायनेस्टी शुरुआत हुई, कौन इसके अंदर लोग थे, क्या इनका पूरा हिस्ट्री रहा है, क्या इनकी करेंसी है, क्या इनकी लैंग्वेज है, कौन से रिलीजन को ये ज़्यादातर लोग मानते हैं, क्या 9 डैश लाइन है, फिर क्या यूएस के कंसर्न्स हैं, क्या इंडिया के कंसर्न्स हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एंड देन वे फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच
फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, 2 बार देखो, अगर हो सकता है एक बार में समझना है तो यू शुड वॉच दैट सेम वीडियो। अगले बार आप जो है इंटू 2x करके इसमें स्पीड में देखिए। फिर उसके बाद आपको जितने भी ये इश्यूज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप एक एक 1.5 पेज में, मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ, इसके बारे में लिख के रखिए, स्पेस रखिए अपने जो है नोट्स के अंदर। और जहाँ आपको लगे न्यूज़पेपर से या आर्टिकल से, कहीं भी आपको लगे तो आप उन चीज़ों को, एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड ऑन कर ले। ओके, थैंक यू सो मच।